हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, जो सरकार सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल एमर्स एकेडमी एसएससी में। कृषि के बारे में, तो इनमें प्राकृतिक खेती के महत्व में संबंध में चर्चा की गई है। अपने बजट संभाषण में भारत के वित्त मंत्री ने प्राकृतिक, रसायन मुक्त, जैविक एवं शून्य बजट प्राकृतिक खेती जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF के प्रति सरकार को प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पिछले 4 बजट के संभाषणों में यह तीसरी बार है जबकि उन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक खेती का उल्लेख किया है। बात करें प्राकृतिक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कम संसाधनों के साथ अधिक परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रकृति के साथ समन्वय में कार्य करने की कला है। हालांकि यह अभ्यास अभी तक पैदावार में गिरावट और किसानों की आय में अधिक सुधार करने में सफल नहीं रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहन देना और उन्हें पहले से ही प्राकृतिक खेती से संलग्न अन्य किसानों एवं संस्थाओं की सहायता उपलब्ध कराना या करना एक आदर्श कदम होगा। प्राकृतिक या रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती और इनका महत्व। खेती के इस दृष्टिकोण को सर्वप्रथम एक जापानी किसान सह दार्शनिक मसानोबु फुकुओका मसानोबु ने वर्ष 1975 में प्रकाशित अपनी किताब द वन स्ट्रो रेवोल्यूशन के माध्यम से प्रस्तुत किया था। यह एक विविधीकृत कृषि प्रणाली है जो फसलों, वृक्षों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजित कृषि का एक रूप माना जाता है जो पृथ्वी की रक्षा के लिए एक प्रमुख रणनीति है। यह मृदा की उर्वरता एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की पूर्ण बहाली के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के न्यूनीकरण या संबंध जैसे विविध लाभों के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने का वादा करता है। इसमें भूमि अभ्यासों का प्रबंधन करने और वायुमंडल में कार्बन को मृदा एवं पादपों में जब्त करने की क्षमता है। यहाँ यह वास्तव में उपयोगी साबित होता है। इस संबंध में शुरू की गई विभिन्न पहलें, इसकी जो पहल शुरू की गई हैं उनके बारे में बात करें तो भारत में प्राकृतिक खेती को परंपरागत कृषि के विकास योजना यानी PKVY के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम BPKP के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। BPKP के बारे में बात करें तो ये पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर लक्षित है जो बाह्य रूप से खरीदे जाने वाले आदानों यानी इनपुट्स को कम करता है। कृषि वानिकी पर उपमिशन यानी SMAF का उद्देश्य किसानों को कृषि फसलों के साथ ही बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण के लिए प्रोत्साहित करना है, जो न केवल जलवायु लचीलेपन एवं किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने के दृष्टिकोण से लाभप्रद है, बल्कि लकड़ी आधारित उद्योग एवं हर्बल उद्योगों के लिए उन्नत फीड स्टॉक भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA को प्रौद्योगिकी के विकास, प्रदर्शन और प्रसार के लिए शुरू किया गया है ताकि कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिए प्रतिलचीला बनाया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन यानी कि NMSA के अंतर्गत एक उप मिशन है जिसका उद्देश्य एक मूल्य श्रृंखला में प्रमाणित जैविक उत्पादन विकसित करना है। 2022 से 23 के बीच के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 10,433 करोड़ रुपए का यानी 4.2 गुना पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, जो रसायन मुक्त खेती के जमीन कार्यान्वयन हेतु धन निर्धारित करेगा। इससे संबंधित मुद्दे की बात करें तो सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य में जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने के बाद पैदावार में कुछ गिरावट देखी गई है। ZBNF में उपज लाभ की गिरावट को देखते हुए कुछ वर्षों बाद कई किसान पारंपरिक खेती की ओर लौट गए हैं, जबकि ZBNF ने निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद की है। उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने में इसकी भूमिका अभी तक निर्णायक नहीं हो सकी है।
किसानों द्वारा रसायन मुक्त कृषि की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर प्राय इस अवरोध की शिकायत भी की जाती है कि आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी है। प्रत्येक किसान के पास अपने स्वयं के आदान या इनपुट्स विकसित करने के लिए समय, धैर्य या श्रम का अभाव होता है। बात करें नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल ने प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि जबकि प्राकृतिक आदानों का पोषक मूल्य लो इनपुट वाले खेतों यानी कम मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले खेतों में एक समय उपयोग किए जाने वाले रसायनों के समान की है, हाई इनपुट वाले खेतों में यह कम है। जब इस तरह के पोषक तत्वों की कमी बहुत स्तर पर संयुक्त होती है तो यह गुजरते वर्षों के साथ उपज को प्रभावित कर सकती है और इससे खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि वर्ष 2022 से 23 के बजट में देश भर में प्राकृतिक या रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को कोई विशेष आवंटन प्रदान नहीं किया गया है। PKVY और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे वर्तमान में कार्यान्वयन योजना का भी बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? गंगा घाटी से परे जाना। गंगा घाटी से परे भी वर्षा संचित क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना। वर्षा संचित क्षेत्र जहां सिंचाई प्रचलित है की तुलना में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल 1/3 उपयोगी ही करते हैं। इन क्षेत्रों में रसायन मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ना आसान होगा। साथ ही किसानों को लाभ होने की संभावना है क्योंकि इन क्षेत्रों में फसल की वर्तमान पैदावार कम है। सुगम संक्रमण के लिए जोखिम निवारण, जो इनके लिए निवारण है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकार की फसल बीमा योजना के रसायन मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ते किसानों को स्वयं नामांकन को सक्षम करना। कृषि में कोई भी परिवर्तन, ट्रांजिशन जैसे फसल विविधीकरण या कृषि पद्धतियों में परिवर्तन किसानों के जोखिम में वृद्धि करता है। इस तरह के जोखिम को कवर किए जाने पर किसान ऐसे किसी परिवर्तन, ट्रांजिशन के लिए अधिक प्रेरित होंगे। बात करें कृषि क्षेत्र में MSME को सहायता प्रदान करना। रसायन मुक्त कृषि के लिए इनपुट का उत्पादन करने वाले छोटे छोटे उद्यमों को सरकार ने सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की अनुपलब्धता की समस्या को दूर करने के लिए प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन को ग्राम स्तरीय इनपुट निर्माण, सह बिक्री दुकानों की स्थापना के साथ संयुक्त किए जाने की आवश्यकता है। देश भर में प्रति ग्राम 2 दुकानों की स्थापना कम से कम 5 मिलियन युवाओं और महिलाओं को आजीविका प्रदान कर सकती है। सफल किसानों से प्रेरणा की बात करें तो देश भर में सतत संवहनीय कृषि को बढ़ावा देने में इसका अभ्यास करने वाले गैर सरकारी संगठनों और अग्रणी किसानों ने सहयोग एवं प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद के एक शोध का अनुमान है कि कम से कम 5 मिलियन किसान पहले से ही सतत कृषि के किसी न किसी रूप में अभ्यास कर रहे हैं और सैकड़ों गैर सरकारी संगठन उन्हें प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में समकक्ष किसान विशेष रूप से अग्रणी किसानों से ऑन फील्ड प्रदर्शनों में माध्यम से अनुभव और प्रेरणा ग्रहण करना रसायन मुक्त कृषि के प्रसार में बेहतर प्रभावी साबित हुआ है। बात करें सामुदायिक संस्थानों का लाभ उठाना, तो जागरूकता, प्रसार, प्रेरणा और सामाजिक समर्थन के लिए सामुदायिक संस्थानों का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार द्वारा ऐसे परितंत्र का विकास करने की आवश्यकता है जहां किसान कृषि क्षेत्र में किसी भी ट्रांजिशन की ओर आगे बढ़ते हैं समय एक दूसरे से सीख सके और एक दूसरे का समर्थन कर सके। कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विकसित करने के साथ ही सतत कृषि अभ्यासों के संबंध में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की कुशलता में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।